As in the previous video, I have told you about what is the colonial, and the chapter name was how, when and where. As you everyone know that why date is important, because total history is dependent on the date. Because if you will know if you will not know the correct date about any event, then you could not recognize that the person, that the governor general, and that the king of that time. So today I am going to start your second chapter. The chapter name is From Trade and Territories. From Trade and Territories, your second chapter. द कंपनी स्टैब्लिश्ड पावर. कैसे, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि कैसे व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है. जैसे कि अगर हम कॉलोनियल की बात करें तो कॉलोनियल का मतलब ही होता है औपनिवेशवाद. औपनिवेशवाद का मतलब जिसमें कि वस्तुओं को बेच करके, अच्छे दामों पर बेच करके उससे अधिकतम पैसे कमाना, चाहे वो उसके लिए साम दाम दंड भेद किसी भी बाय हुक एंड क्रूक कुछ भी करना पड़े तो उसके लिए करना. ऐसे हम लोगों ने देखा इसके फर्स्ट चैप्टर में. आज का हमारा जो सेकंड चैप्टर है, व्यापार से जो व्यापार थी, जो हमारा कंपनी था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारतवर्ष में व्यापार करने आई थी, तो उसने कैसे व्यापार से ही अपने, सिर्फ एक व्यापार से यहाँ पर आकर के अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया. ठीक है, कैसे वो यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हो गई और अपनी शक्तियों को कैसे उसने बढ़ाया, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं. इसके पहले भी आप लोग अगर 7th की हम बात करें तो क्लास 7th में भी आप लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, या फिर जो मुग़ल साम्राज्य था अकबर, जिसमें कि आप लोगों ने देखा था क्लास 7th में, जो बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, ये जो क्रम था इसके बारे में आप लोगों ने 7th में पढ़ लिया है. तो उसी के जो लास्ट एम्परर थे, लास्ट एम्परर हम नहीं कह सकते हैं, लास्ट पावरफुल एम्परर की अगर हम बात करें तो जो थे वो हमारे औरंगजेब थे. ठीक है, तो मुग़ल शासक जो अंतिम शासक, पावरफुल अंतिम शासक, ठीक है, ऐसा नहीं था. उसके बाद भी बहुत लोग आए हैं. अंग्रेज़ों का जो वंश है वो तो चलता ही, मुग़लों का जो वंश है वो तो चलता ही रहा है, लेकिन जो अंतिम पावरफुल मुग़ल शासक थे औरंगजेब, उसके समय में ही हमारी जो भारतवर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इस्टेब्लिश्ड हुई थी. ठीक है, तो चलिए उसे हम देखते हैं. औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुग़ल रूलर. देखिए मैंने जैसा कि अभी आप लोगों को बताया कि जो औरंगजेब थे वो अंतिम पावरफुल शासक थे मुग़लों के. ही इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरीज दैट इज़ नाउ नोन एज इंडिया. अपने समय में औरंगजेब ने भी भारतवर्ष के बहुत ज़्यादा प्रांतों पर अच्छा खासा आधिपत्य स्थापित कर लिया था. आफ्टर हिज डेथ इन द 1707, अगर हम बात करें औरंगजेब की मृत्यु कब हुई तो 1707 ईस्वी में. तो 1707 ईस्वी में मृत्यु के बाद मेनी मुग़ल गवर्नर, सूबेदार्स एंड बिग जमींदार, बहुत से मुग़ल गवर्नर आए जो कि कभी सूबेदार बने, कभी जमींदार बने, एंड बिगन असर्टिंग देयर अथॉरिटी, और वो लोग अपना साम्राज्य हमेशा फैलाने की कोशिश किए भी हैं. एंड इस्टेब्लिश रीजनल किंगडम, लेकिन उन्होंने अपना एक रीजनल यानी धर्म के अनुसार अपना एक साम्राज्य बना लिया है. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हैदराबाद की अगर हम बात करें तो वहाँ पे पहला जो मुग़ल शासक आया उसने अपने रीजनल किंगडम के अनुसार उस हैदराबाद को बनाने की कोशिश की. ठीक है, तो इस तरह से पहले जो औरंगजेब थे, जो अंतिम पावरफुल मुग़ल शासक थे, उन्होंने पूरे भारतवर्ष में हर एक रिलीजन को अपना करके अपना जो पावर था उसको इस्टेब्लिश किया, अपना किंगडम इस्टेब्लिश किया. लेकिन उनके बाद जो भी रूलर आए हैं, जो भी मुग़ल एम्परर आए हैं, उन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत विस्तार में न फैला करके एक एक प्रांतों को अपना एक रीजनल किंगडम बनाना वो चाहते थे. एज पावरफुल रीजनल किंगडम इमर्ज्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे कि बहुत सारे पावरफुल रीजनल किंगडम जो थे भारतवर्ष में देखने को उस समय मिले. दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर. अगर हम बात करें तो दिल्ली भी इस प्रभाव से बचा नहीं था, यानी दिल्ली में भी उस समय मुग़लों का शासन बढ़ चढ़ करके था. बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, अगर हम 18वीं शताब्दी के आधे बीच जाने यानी कि 19वीं शताब्दी के एंट्री की अगर हम बात करें, फर्स्ट सेंचुरी की बात करें, 19वीं शताब्दी के पहले हाफ की बात करें, हाउएवर अ न्यू पावर वाज इमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल होरिजन दैट ब्रिटिश. तो उस समय एक नई शक्ति ही हम लोगों को देखने को मिल रही थी. उस समय एक नई शक्ति हमारे अस्तित्व में आ रही थी, एंड दैट वाज द ब्रिटिश. डिड यू नो दैट द British originally came as a small trading company.
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो अंग्रेज़ थे हमारे यहाँ एक छोटे से कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे एंड वर रेलोकेटेड टू रिक्वायर टेरिटरीज, लेकिन उन्होंने यहाँ पे आकर क्या कर दिया, पूरे टेरिटरीज को, हमारे पूरे प्रांत को हड़पने की कोशिश वो करने लगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो यहाँ पर सिर्फ एक व्यापार करना चाहते थे, लेकिन छोटी सी कंपनी के रूप में वो भारत में आए थे और यहाँ इलाकों के सभी जगहों पर वो कब्जा करने की सोचने लगे। हाउ देन डिड दे केम टू बी मास्टर ऑफ अ वेस्ट एम्पायर। तो आप सोचिए आखिर कैसे वो छोटे से कंपनी के जरिए भारतवर्ष में आए व्यापार करने, मसालों का व्यापार करने, और वो कैसे, देखिए, और वो कैसे यहाँ पर आकर के पूरा अपना एक वेस्ट एम्पायर, बिल्कुल विशाल साम्राज्य उन्होंने स्थापित कर लिया। देखिए, सबसे पहले जो हमारे यहाँ अंग्रेज़ आए थे, अंग्रेज़ यहाँ पे व्यापार करने क्यों आए थे? देखिए, हम लोग के यहाँ मसाले, जैसे केरल का जो हमारा घाट है, मालाबार बंदर का जो है केरल में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाले उत्पन्न होते हैं। काली मिर्च खास करके, काली मिर्च, तो जो इंग्लैंड है वो ठंडा प्रदेश है, वहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो ये काली मिर्च का व्यापार पहले लोग करते थे हमारे भारतवर्ष, जिससे कि काली मिर्च गर्म होती है, जिसकी वजह से वो लोग उसका सेवन करते थे और उन लोग के शरीर में गर्मी बनी रहती थी। मसालों में, चाय में, ऐसी चीज़ों में वो लोग काली मिर्च का यूज़ ज़्यादा करते थे, तो इसकी वजह से वो लोग हमारे यहाँ एक व्यापार करने आए। सबसे पहले केरल के रास्ते से ही वो हमारे यहाँ आए थे व्यापार करने, ठीक है। लेकिन व्यापार उनका कैसे, वो आकर के व्यापार करके, मसालों का व्यापार करके हमारे यहाँ आकर के पूरे मालिक बन गए भारतवर्ष के। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट। अब आप इस चैप्टर में ये देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी कंपनी हमारे पूरे भारतवर्ष को अपना गुलाम बना लेती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वन मिनट, यहाँ पे देखिए कॉर्नर में कुछ है। बहादुर शाह जफर, देखिए इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो बहादुर शाह जफर हैं, जो वाइट कपड़े में हैं, ठीक है, तो ये बहादुर शाह जफर हैं। बहादुर शाह जफर एंड हिज सन्स बीइंग अरेस्टेड बाय द कैप्टन हैडसन, यानी जिस समय बहादुर शाह जफर औरंगजेब की बाद की है, औरंगजेब के बाद जो पीढ़ी है, बहादुर शाह जफर है वो मुग़ल एम्परर, तो बहादुर शाह जफर जिस समय मुग़ल एम्परर थे और उनके जो बेटे थे, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये वाइट कपड़े पहने हुए इधर, तो ये लोग जो थे उस समय यहाँ पे एक अंग्रेज़ गवर्नर था जिसका नाम था हैडसन, और इन्होंने इस अंग्रेज़ गवर्नर ने इनको अरेस्ट कर लिया। आफ्टर औरंगजेब देयर वर नो पावरफुल मुगल रूलर। क्यों? क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई भी पावरफुल, बहुत शक्तिशाली शासक हमारे मुग़लों में देखने को नहीं मिला। बट मुग़ल एम्परर कंटिन्यू टू बी symbolically important in fact when a massive rebellion against British rule broken out in the 1857। लेकिन भले ही बहुत ज़्यादा पावरफुल शासक हमारे मुग़ल एम्परर नहीं बचे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपना जो अस्तित्व था उसको बनाए रखना उचित समझा और उसको बना करके रखा। और उनको बना करके रखा। और ये पावर हम लोगों को कब देखने को मिला? सन 1857 की जो सैनिक विद्रोह हुआ उसमें हम लोगों को मुग़ल का साथ पूर्णतः देखने को मिला। बहादुर शाह जफर द मुग़ल एम्परर एट द टाइम, जिस समय ये 1857 की क्रांति हुई उस समय बहादुर शाह जफर मुग़ल एम्परर थे, वाज सीन एज द नेचुरल लीडर। उस समय 1857 की क्रांति के समय उनको प्राकृतिक एक रूलर के, एक लीडर के रूप में देखा गया। यानी 1857 की क्रांति का अगर हम बात करें तो दिल्ली से किसने उसको लीड किया था, या फिर मुग़लों को किसने, मुसलमानों को किसने 1857 की क्रांति में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, तो वो कोई और नहीं बल्कि बहादुर शाह जफर थे। कौन था? बहादुर शाह जफर। The Mughal emperor at that time was seen as a natural leader. Once the revolt was put down by the company, Bahadur Shah Jafar was forced to leave the kingdom. और जिस समय 1857 की क्रांति खत्म हुई उस समय बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों के द्वारा फोर्स किया गया कि आप क्या करिए, आप ये पद अब छोड़ दीजिए, आपके पास कोई एम्परर नहीं है, आप दिल्ली के बादशाह नहीं बन सकते हैं। एंड हिज सन्स वर शॉट इन कोल्ड ब्लड, और यहाँ कोल्ड ब्लड, और यहाँ तक उनके लड़कों को भी मार दिया गया,
ठीक है। यानी बहादुर शाह जफर जिस समय 1857 की क्रांति वो करते हैं, तो बहादुर शाह जफर के 1857 की क्रांति के बाद जब वो जीतते हैं तो इसमें अंग्रेज़ों को बहुत गुस्सा रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो उसी समय मुग़ल शासक जो हमारे रहते हैं वो दिल्ली से कौन नेतृत्व करता है? बहादुर शाह जफर करते हैं। तो इस वजह से अंग्रेज़ों को बहुत बुरा लगता है और वो क्या करते हैं, उनको पदवी से हटा देते हैं। अब वो अंग्रेज़ ये प्लानिंग करते हैं कि कैसे हम लोग इस नवाब की कुर्सी पर भी, कैसे हम लोग इस बादशाह की कुर्सी पर भी अपने आदमी को बैठा सके, ताकि हर एक जगह से, हर एक पोर्शन से हम क्या कर सकें, भारतवर्ष को एकदम अरेस्ट कर सकें, अपने एक मुट्ठी में कर लें। ठीक है, तो ये उनकी प्लानिंग चल रही थी। चलिए आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों पड़ा? क्योंकि वो ईस्ट से आई है हमारे भारतवर्ष में। किधर से आई है? पूरब से आई है। चलिए आगे देखते हैं। ये बच्चा फिगर को हम हटाते हैं कैमरे को। In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of the England. 1600 ईस्वी में जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारतवर्ष में जो आई थी, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो इससे हम लोगों ने ये सोचा कि इससे हम लोगों को भी क्या मिलेगा? रोज़गार मिलेगा। हम लोग के दिमाग में तो यही था कि हाँ, कंपनी है खुलेगी तो हमारे भारतवर्ष के जो लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा। लेकिन इनका क्या मोटो था, इंटेंशन इनका क्या था, कोई नहीं जानता था। चलिए 1600 ईस्वी में अगर हम ईस्ट इंडियन कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया था। ठीक है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में जिस समय हमारे यहाँ खुला, तो इसको खोलने का उस समय जो इजाज़तनामा मिला था वो किससे मिला था? वो एलिजाबेथ महारानी से मिला था। किस समय? 1600 ईस्वी में। क्वीन एलिजाबेथ आई ग्रांटिंग इट दैट सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, और हासिल कर लिया, जिसमें कि कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था एलिजाबेथ के कहने पे। उस समय यानी कि इंग्लैंड की जो महारानी एलिजाबेथ थी, एलिजाबेथ फर्स्ट। दिस मींट दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कंप्लीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी भारतवर्ष से ईस्ट के जरिए व्यापार नहीं कर सकती है। ठीक है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मांग की थी एलिजाबेथ फर्स्ट से, उन्होंने ये कहा था कि हम व्यापार सिर्फ हम भारतवर्ष से करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा। और ऐसे इजाज़तनामे पे, ऐसे मोशन पे सिग्नेचर हुआ था, ऐसा उन लोगों को ग्रांट किया गया था। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशियन। इस चार्टर के अनुसार जो कंपनी थी वो महासागरों को पार करते हुए लुकिंग फॉर न्यू लैंड फ्रॉम विच इट कुड बाई गुड एट अ चीप प्राइस। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र को पार करके इस नए इलाके, जैसे हम लोग का भारतवर्ष है, इन नए इलाकों को खंगाल सकती थी। यानी उसको ढूंढते हुए वो भारतवर्ष में आने की कोशिश कर रही थी। कहाँ पे? जहाँ पे जो गुड्स हों, जो चीज़ें हों, वो सस्ते रेट पे मिले। एंड कैरी देम बैक टू यूरोप, और वहाँ से वो सस्ती चीज़ों को खरीद करके ले जाकर के यूरोप में क्या करें? महंगे मालों में बेचें। सिर्फ यूरोप का मतलब सिर्फ इंग्लैंड नहीं, हर एक जगह यूरोप में जो भी आते हैं हमारे पश्चिमी देशों में, वो ले जा करके उनको महंगे दामों में बेचें। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी, और कंपनी को कोई डर भी नहीं था। क्योंकि देखिए, कोई भी जब दो दुकान होती है ना, तो दुकान वाले क्या करते हैं? एक सामंजस्य बना करके दुकान को चलाते हैं, जिससे कि जो ग्राहक है वो दोनों दुकानों पे आए। अब एक ऐसा नहीं कर देगा कि चावल को पूरा 200 रुपये किलो कर देगा और एक चावल को 5 रुपये किलो करेगा, ऐसा तो है नहीं। तो ऐसा उस समय था कि ये इकलौती कंपनी थी और इसको किसी से कंपटीशन नहीं था। जिस चीज़ का जो जितना मन करता था उतना उसको सस्ता कर देती थी, जिसका ज़्यादा इसको मन होता था उसको महंगा कर देती थी, क्योंकि होड़ नहीं थी, एक ही दुकान थी, इन लोगों की एक ही कंपनी थी। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज
mercantilized trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear. देखिए उस समय उस ज़माने में जो वाणिज्यिक कंपनियां थी वो मोटे तौर पर मतलब कंपटीशन से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी. ठीक है, कंपटीशन था ना, इसलिए बहुत मुनाफा वो कमा रही थी. अगर कोई प्रतिस्पर्धा न हो, जैसे कोई कंपटीशन न हो, तो तभी वो सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी. जैसे आप ही लोग के यहाँ, आप ही स्कूल में पढ़ते हैं, अगर आप लोग के क्लास में कंपटीशन ना हो, ये तो कोई पढ़ेगा ही नहीं. कहेगा छोड़ो, क्या पढ़ने से मतलब है, जब सभी लोग फर्स्ट ही आ जाएंगे. तो कंपटीशन के लिए ही ना क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रखा गया है कि बच्चों में कंपटीशन रहेगा कि कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड आएगा, कौन थर्ड आएगा. तो ऐसा तो उस समय था ही नहीं, कोई कंपटीशन ही नहीं था. द रॉयल चार्टर हाउएवर, बच्चों आज के लिए इतना ही रहने दीजिए. द रॉयल चार्टर के यहाँ से कल पढ़ा जाएगा. ठीक है, आज के लिए इतना ही. बाय बच्चों.